आज का नया सेशन हम लोग का है अम्ल भस्म क्षार से रिलेटेड। अम्ल भस्म क्षार में हम लोग आज VVI कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 10th एग्जाम में आने वाले, ठीक ना। एकदम अलग टाइप से आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं, अलग टाइप से क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया गया है, जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको एक बार अगर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, वीडियो को राइट डाउन कर, वीडियो में जो भी लेक्चर क्वेश्चन बताया जा रहे हैं उसको लिख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड क्वेश्चन अपना एग्जाम में पूछता है उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बाबू आपके पास कि अम्ल और भस्म में अंतर क्या है, यानी कि अम्ल और क्षार में अंतर बतावे। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे। जिन विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, जिनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यह क्षारक को उदासीन कर देता है, इसका पीएच मान 7 से कम होते हैं। ये हुआ अम्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस अम्ल और क्षार में। अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। यहां पे बात बता रहा है कि अम्ल जो पदार्थ होंगे वो स्वाद में खट्टा होगा, यानी कि कोई भी अगर आप पदार्थ खाते हैं, फल हो, सब्जी हो, कोई भी आप भोज पदार्थ का यूज करते हैं, भोज पदार्थ का यूज करते हैं, अगर इस सभी का स्वाद आपको खट्टा लगता है तो समझ लीजिए कि आप उसमें अम्ल की उपस्थिति को खा रहे हैं। यानी अम्ल के उपस्थिति होने के कारण किसी भी पदार्थ का स्वाद खट्टा हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ आप खाते हैं, आपको खट्टा लग रहा है, फल, तो समझ लीजिए कि वो भी उसमें क्या चीज है, अम्ल की उपस्थिति है। कोई सब्जी आप खा रहे हैं और खट्टा लग रहा है, उसमें समझ लीजिए अम्ल की उपस्थिति है। गर्मी के दिनों में बासी सब्जी खट्टा हो जाते हैं तो अम्ल के कारण उसमें अम्ल बन जाते हैं, एसिड बन जाता है, जिस कारण से वो खराब हो जाते हैं, समझ गए, और खाने में खट्टा लगने लगता है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो फल हो, सब्जी हो, भोज पदार्थ हो, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें एसिड की उपस्थिति हो चुकी है, ठीक ना। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मान लिया जाए कि इस प्रकार से कोई एक लिटमस पेपर आपके पास है जिसका रंग नीला है, ठीक है, और नीला रंग का जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर को आप अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी कि इस पे अम्ल गिरा दिए, तो इस नीला लिटमस पेपर का जो रंग होगा ये क्या चीज में बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नीला लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो लाल में बदल जाता है। तो ये नीला लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है, कोई दिक्कत। तीसरा पॉइंट, मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज एक आपके पास कहा जाता है सब्सटेंस है, उसको अगर एसिड से अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसको क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। और आप ये वाला डिफिनेशन आर्हेनियस में पढ़े थे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के परिभाषा में कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसको जलीय विलयन में या जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये आर्हेनियस बात बताया था। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषित करें, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को परिभाषित करें, इसका मतलब है कि अम्ल वैसा पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान होता है, मुक्त होता है, ठीक ना। तो आप बताइए, यहां पर कोई अम्ल आपके पास होगा और अम्ल को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने का मतलब पानी से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहां पर किस प्रकार का हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और आपको यह भी पता है कि यह क्षार को उदासीन कर देता है। अगर हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है।
जैसे HCl हमारे पास अम्ल है और NaOH हमारे पास क्षार है, इसको अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। अब ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो आपसे कोई पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप आराम से बताइएगा कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। समझ गए, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाए तो क्षार को अम्ल से भी अभिक्रिया हो रहा है, तो क्षार में भी ये नियम आएगा कि क्षार है जो भैया अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, लवण बना देता है। अम्ल जो था, अम्ल को कौन उदासीन कर देता है, क्षार। तो ऐसे यहां पे आप लिख सकते हैं कि अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर उदासीन कर देता है। अब बताइए अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान से आपको यहां पे जरा कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक यहां पे पीएच स्केल के बारे में बताए थे, पीएच मान स्केल आप लोग को थ्योरी में यह बात बताया गया था। यहां पर एक इस प्रकार से स्केल हम लोग बनाए थे, यहां पर वैल्यू 7 था, 7 से कम, 7 से कम, और एक इधर बना था हम लोग का 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। अब 7 से ज्यादा वाला को हम क्षारीय पदार्थ कहते थे, 7 से कम वाला को हम लोग अम्लीय पदार्थ कहते थे। यानी कि अम्लीय पदार्थ कहने का मतलब जिसका स्वभाव अम्ल जैसा हो, क्षारीय पदार्थ जिसका स्वाद, जिसका स्वभाव क्षारीय पदार्थ जैसा हो, उसे हम क्षार कहते हैं। तो बताइए अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होंगे, और जो क्षार पदार्थ होगा उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किसका, इनमें से किसका पीएच मान 7 से अधिक होते हैं। तो 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय पदार्थ का होता है, और 7 से कम होता है जिसको अम्लीय कहते हैं। ठीक ना। अब बताइए यहां पर बात आता है क्षार के लिए। क्षार के लिए भी यही चीज है, जरा सा यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। क्षारक कहने का मतलब है, क्षार कहने का मतलब है बेस, इंग्लिश में हम लोग बेस जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारक पदार्थ, या तो क्षार बोलिए, क्षारक पदार्थ बोलिए। अब कहता है कि क्षारक पदार्थ जो होते हैं ना, ये स्वाद में खरा होता है, ये स्वाद में क्या होता है, खरा होता है। ठीक ना, ये खरा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। वहां पर क्या कर रहा था अम्ल में कि नीला लिटमस पर अगर हम एसिड को डाल रहे थे तो वो लाल कर दे रहा था। अब लाल लिटमस पर हम, लाल लिटमस पर कोई क्षार पदार्थ को डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर है, इस पर हम ऊपर से क्या किए, कोई क्षार पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाले, तो ये जो लाल लिटमस है इसको क्या चीज में बदल देगा, ये नीला रंग में बदल देगा, नीला रंग में बदल देगा। जादू, समझ गए। और यही सब चीज कुछ कुछ करता है, कुछ बाबा बनता है ना, तो लोग देखिएगा कहेगा लाल है, देखो मंत्र से इसको हम लाल को हम नीला कर देंगे, समझ गए। और नीला हो जाएगा तो समझो कि तुमको बीमारी है, पैसा ठगता है, इसे कर करके, समझ गए कि नीला होने पर खतरनाक खतरा चीज है। तो ऐसा कुछ बनाता नहीं है, बस पाउडर रहता है, वो कहता है कि भस्म है, और वही भस्म है, समझ गए। जो कहता है पंडित की भस्म है, वो भस्म को मारता है, इसे जो बेस है क्षार, भस्म को मारता है, कहता देखिए आपका लड़का का तबीयत खराब है अंदर से, समझ गए, लाइए 501 रुपया, सही कर देते हैं। ठीक ना, लेकिन ये साइंस है, कोई भक्ति भाव ऐसा नहीं है। ठीक ना। तो बताइए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो भस्म करते हैं। ठीक ना, तो भस्म यानी कि क्षार पदार्थ करता है। कोई दिक्कत? अब बताइए
यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार जो होते हैं, यानी जब मेथिल ऑरेंज आपके पास होगा, मेथिल ऑरेंज के साथ क्षार को भी क्रिया कराएंगे तो इस मेथिल ऑरेंज का, ऑरेंज नारंगी का रंग कैसा कर देगा, नारंगी जैसा रंग को पीला कर देगा। अब बताइए, आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा में ही बताया गया था ना कि कोई ऐसा पदार्थ है और इस पदार्थ को अगर हम पानी में डालते हैं तो यहां पर हमको OH निगेटिव आयन प्राप्त होगा। OH निगेटिव आयन प्राप्त अगर होता है तो इस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, इस पदार्थ को हम भस्म कह देते हैं। यानी भस्म वह पदार्थ है कि जब पानी में डालते हैं, भस्म वह पदार्थ है कि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये आपका OH निगेटिव आयन हमें मुक्त करता है, समझ गए, यानी देता है। अब बताइए, क्षार को हम अम्ल से भी क्रिया कराएंगे तो इसको भी क्या कर देगा, उदासीन करा देगा। यानी कि अगर आपके पास कोई क्षार पदार्थ है, क्षार पदार्थ को अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो वही चीज बनेगा, लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाएगा। तो क्षार पदार्थ को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण कर देता है। कोई दिक्कत? अब बताइए, इसका पीएच मान क्षार पदार्थ का 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय स्वभाव का होंगे, 7 होगा तो उदासीन होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय पदार्थ होंगे। यानी क्षारीय पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अगर बात करते हैं हम लोग इसका उदासीन का तो पीएच मान 7 के बराबर होगा। चलिए, ये आपका 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, समय को बर्बादी न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यहां पे कुछ बात है, साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है, क्वेश्चन को समझिएगा। साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है, उद्योग में, उद्योग प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, कहा जाता है बाबू कि जहां पे समुद्र होते हैं, मान लीजिए कि इस एरिया में समुद्र है, समुद्री क्षेत्र है, यानी पूरा समुद्री क्षेत्र कहने वाला समुद्र है, ठीक ना। अब ये समुद्र में पूरा एकदम पानी भरा हुआ है लबालब। अब समुद्र के पानी इधर है जो आपका जमीन होता है, इधर क्या है, जमीन, और इस जमीन के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, क्यारी बना दिया जाता है। समझ गए, इधर क्या बना दिया गया, क्यारी बना दिया गया, ऐसे ऐसे क्यारी बना दिया गया। अब इधर से जैसे ही पानी आता है इस समय आकर के जमा हो जाता है। अब जमा जब जैसे ही पानी होगा, यहाँ पे पानी भर गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे 1 कट्ठा 2-2 कट्ठा 5-5 कट्ठा का ऐसे क्यारी बना दिया जाता है, आरी दे दिया जाता है। यहाँ पे पानी आकर के जमा हो, पानी जमा होने के बाद क्या होता है कि इस पे हीट पड़ता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश इस पे पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से क्या होगा ना, ये पानी जो होगा इवोपरेट कर जाएगा, पानी क्या हो जाएंगे, इवोपरेट कर जाएगा, यानी कि बाष्पीकृत हो जाएंगे। बाष्पीकृत होने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि व्हाइट कलर का यानी सफेद कलर का एक लेयर बच जाता है, सफेद रंग का एक परत बच जाता है। और सफेद रंग का जब एक परत बचेगा तो हम आसानी से कह सकते हैं ये सफेद रंग का जो परत है ये होता है आपका नमक, समझ गए। और यही सफेद रंग का जो परत है, सफेद रंग वाला जो सॉलिड पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होते हैं, इस ठोस पदार्थ को उठा करके वहां से कंपनी में लाया जाता है और कंपनी में ला करके इसको प्यूरिफाई किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड के रूप में आयोडीन मिलाए जाते हैं और फिर हमारे पास घरों में ये मौजूद होता है, ठीक ना। अब देखिए, रासायनिक विधि इसका देखते हैं, नमक कैसे बनाया जाता है। तो नमक एक प्रकार का बाबू लवण है, नमक एक प्रकार का लवण के रूप में काम करता है। नमक का हम लोग फार्मूला जानते हैं, NaCl होता है। NaCl का केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। जब हम लोग आयोडीन युक्त नमक की बात करते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए NaCl में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को, यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, कंपनी में आयोडाइड मिलाया जाता है, ठीक ना।
अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको पता है कि अम्ल को भस्म के साथ मिलाइए, चाहे तो फिर भस्म को अम्ल के साथ मिलाइए, लवण का तो निर्माण होगा ही। तो भस्म को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ये लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो बताइए कि भस्म के रूप में आपके पास क्या चीज है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, और यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये बनता है आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नमक। और ये बनता है आपके पास वाटर, यानी कि पानी। तो नमक के साथ पानी बनता है। अब देखिए भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, इसका फॉर्मूला होता है HCl। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसके साथ ही रिएक्शन किया, इसके साथ ही यहां पे बना दिया NaCl प्लस H2O, यानी कि सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है और OH के साथ H रिएक्शन किया और बना दिया क्या चीज, H2O। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से क्या इसे साधारण नमक तैयार किया जाता है। तो साधारण नमक तैयार करने का प्रोसेस है। साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, समुद्र के किनारे छोटे छोटे क्यारी बना दिए जाते हैं। उस क्यारी में समुद्र में जब लहर आती है तो लहर के कारण वहां पे पानी का, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, लहर से पानी जम जाते हैं क्यारी में। और क्यारियों में जब पानी जम जाते हैं तो गर्मी के दिनों में बाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी गर्मी के दिनों में पानी इवोपैरेट हो गया। इवोपैरेट होने के कारण फिर क्या होता है कि सिर्फ एक सफेद चादर की तरह, सफेद परत की तरह एक पदार्थ बच जाता है, और उसी परत को उठा करके कंपनी में बैठा दिया जाता है, नमक बनाने वाली कंपनी में। वहां पर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। साफ सुथरा करने के बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाई जाती है, फिर उसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद आपके दुकानों तक, घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। अब रासायनिक विधि के द्वारा आप ऐसे बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि लवण और जल बनता है। ये जो लवण बनने की प्रक्रिया होती है ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लवण बनने की प्रक्रिया यानी नमक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि अगर आपको कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप कह सकते हैं कि अम्ल के साथ भस्म का अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? धोने वाला सोडा, सबसे पहले समझिए कि धोने वाला सोडा का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, उसको डील हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसा फास्ट काम हम लोग करेंगे जिससे क्या हो कि आसानी से समय बचे। देखिए धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा जो है ये व्यापारिक नाम होता है, ये व्यापारिक नाम है। इस धोने वाला सोडा का अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। लेकिन जब हम धोने वाला सोडा की बात करते हैं तो इसमें बन जाते हैं Na2CO3 10H2O, 10H2O। तो ये आपके पास कहा जाता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होते हैं, तो Na2CO3 10H2O। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से पूछता है कि धोने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होते हैं, आणविक सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होते हैं। तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है बाबू Na2CO3 10H2O। ठीक है। अब देखिए ये कहा जाता है कि Na2CO3 जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल कहने का मतलब ये दाना के रूप में होता है। देखे होंगे आप लोग अपने घरों में जब सर्फ का पैकेट खोलते होंगे तो उसमें आपको नजर आता होगा दाना दाना से ऐसे कुछ है ना, ऐसे पानी में डालने के बाद ऐसे से जब हिकोड़ते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, झाग बना देता है। तो एक क्रिस्टल पदार्थ होता है, ये क्या होता है, क्रिस्टल पदार्थ होते हैं। इसमें जल के कितने अणु पाए जाते हैं, 10 अणु। लास्ट में लिखा हुआ है ना Na2CO3 10H2O। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा
कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो बताइए कितना अणु पाया जाता है। ये 10 मोल की बात कर रहा है, तो 10 मोल कहने का मतलब 10 अणु की उपस्थिति होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से ही पूछता है, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो कितना अणु आप जवाब दीजिएगा, 10 अणु आपको जवाब देना होगा, ठीक ना। अब ये बनता कैसे है, बनाने के पीछे रीजन, बनाने के पीछे कुछ केमिकल लोचा है, यहां पे समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में। और सोडियम कार्बोनेट के साथ बनता है जल, और जल के साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। और ये जब NaHCO3 टूटता है तो टूटने के बाद बना देता है Na2CO3, H2O और CO2। यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में बनता है, और Na2CO3 के साथ H2O जब मिल जाते हैं तो ये धोने वाला सोडा के रूप में ले लेता है। यानी कि ये धोने वाला सोडा का निर्माण ऐसे होते हैं। इसका उपयोग 3 होते हैं। 3 उपयोग क्या है अब समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है बाबू कांच बनाने में, साबुन और कागज बनाने में। तो आपसे कोई पूछे कि इसका 3 उपयोग लिखे, तो दम आराम से लिखना है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में। कांच बनाने में यानी शीशा बनाने में, ठीक ना। कागज बनाने में, कागज को साफ सफाई करने में। फिर कहा जाता है कि साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, धोने वाला सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने से इसका उपयोग करते हैं। यानी कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए। देखिएगा सर्फ, अगर आपका पानी खारा है, पानी जब खारा, पानी जब खारा है आपके गांव घर में या आपका कल का, टंकी का, घर का, तब आप साबुन से नहाइएगा तो आपका बाल लटलटा जाएगा, समझिए, पूरा एकदम एकदम बाल में जैसे उंगली इसे करिएगा जेबे नहीं करेगा। लेकिन वही चीज अगर आप सरफ से नहा लेते हैं, या जो खींचने वाला सरफ होता है उससे नहा लेते हैं, तो आपका बाल एकदम फरफरा हो जाता है। यानी कि जो अस्थाई जल में कठोरता होती है, खारापन होता है, उसको खत्म करने में आपका धोने वाला सोडा अहम भूमिका निभाता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने, यानी बोरेक्स बनाने के लिए ये धोने वाला सोडा यूज किए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र क्या होते हैं, Na2CO3 10H2O। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। फिर कहा जाता है कि धोने वाला सोडा में जल की कितने अणु की उपस्थिति होती है, तो 10 जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। अब ये इस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कितने हैं, तो 3 उपयोग हैं, कांच, साबुन, कागज बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, बोरेक्स बनाने में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बासिंग सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है, संक्षेप में विवरण दें। देखिए बात, यहां पे बातों को समझिएगा। देखिए कहता है अरे यहां पे समझिए बातों को। वाशिंग सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है, संक्षिप्त में क्रिया बताएं। वाशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा की बात कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, कैसे उत्पादन करते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में अभी जस्ट बताए थे कि सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बाबू Na2CO3। इसमें 10H2O लगा देते हैं,
तो ये बन जाता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का अगर उत्पादन की हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ अगर बात करता है सोडियम कार्बोनेट का तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि ये धोने वाला सोडा का सूत्र में आता है। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट में बात करेगा तो बात करेंगे Na2CO3 का, Na2CO3 का। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होते हैं, Na2CO3 होता है। अब समझिएगा यहाँ पे बातों को, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे ऐसे कि सोडियम कार्बोनेट किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप क्या बताइएगा कि सोडियम कार्बोनेट आपका साल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहां पे कैसे बनते हैं वो समझिए। सबसे पहले कुछ प्रोसेस होता है कि अगर आपके पास अमोनिया है, अमोनिया है तो अमोनिया को जल में डालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से ये बन जाएगा Na। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है समझ लेते हैं। अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब NaCl से भी क्रिया करवाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड से भी क्रिया करवाते हैं, तो आपका बनता है NaHCO3। NaHCO3 जो होता है ये आपके पास कहा जाता है कि NaHCO3 एक सॉलिड के फॉर्म में बनता है, ठोस के फॉर्म में बनता है, इसलिए इसका साइन नीचे की ओर दिया गया है, ठीक ना। ये अवक्षेप छान कर इसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और ये रावाकरण कर वाशिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। फिर जब NaHCO3 आपके पास होते हैं तो इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 CO2H2O बना करके फिर Na2CO3 को रावाकरण करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3 10H2O, ठीक ना। यानी कि इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब ये बन पाते हैं आपका ये चीज Na2CO3 10H2O। तो इस विधि के द्वारा, ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता दिए कि अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसको बना दीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग बातों को स्टडी में लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। सबसे पहले बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में जरा सा कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यहाँ पे इस नाम से जानते हैं कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है बाबू CaSO4 हाफ H2O, यानी कि ये कैल्शियम का बना हुआ पदार्थ होता है। और ये जब कैल्शियम का बना हुआ पदार्थ है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहा जाता है कि आपके पास जिप्सम कुछ इसी प्रकार का पदार्थ होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा, लेकिन अलग टाइप। जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं और ये कहा जाता है कि यहां पर हम उष्मा भी देते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखने का नौबत आए तब कैसे लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि और उपयोग को लिखे, तो विधि को ऐसे लिखेंगे। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर लंबे समय तक जब गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा H2O का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए जिप्सम को जब यहां पे इसको गर्म कर रहा है CaSO4 2H2O, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जिप्सम का अनुसूत्र क्या होते हैं, तो जिप्सम का अनुसूत्र होता है बाबू CaSO4 2H2O। और इसको जब गर्म करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये बन जाता है आपके पास CaSO4 2H2O सॉरी हाफ H2O प्लस 3/2 H2O अर्थात हम कह सकते हैं
कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर लगातार गर्म कर रहे होते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं जब आपका हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए देखते होंगे किसी को इस प्रकार से एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर जब चढ़ाते हैं तो ऐसे इंसान टांगे हुए रहता है, हाथ का, गोड़ का, ये कहीं भी ऐसे टूट फूट जाता है तो डॉक्टर लोग जो होते हैं, ये हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ मूर्ति वगैरह होता है, उस सभी का बना हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति, खिलौना, ये सब बनाया जाता है। समझ गए? तो अब बढ़ते हैं आगे। ये था एकदम VBI क्वेश्चन बाबू, एकदम क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही आएगा, जैसे था ना मोदी तो आएगा, उसी प्रकार से यही आएगा। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, चलो जितना रहे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा करवाते जाएंगे। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका VBI क्वेश्चन है। इसको जरा सा एक बार गौर से देख लीजिए। ये है आपका VBI क्वेश्चन, जितना करवा रहे हैं सभी आपका VBI क्वेश्चन इसमें है। सब लोग अच्छा से इसको लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। देखिए साइड में ही चलते हम हट जाते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लिख करके लिख भी सकते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या व्यवहार होता है? मान लिया जाए कि कोई आपके पास यहाँ पे जल है, जल में हमने अम्ल को मिलाया, तो ये वाला जो पदार्थ है ये बन गया अम्लीय जलीय विलयन। ये बन गया आपका कौन सा? अम्लीय जलीय विलयन। अगर कोई आपके पास पदार्थ है यानी पानी है और इसमें हमने पानी में क्या किया कि किसी भस्म को हमने मिलाया, क्षार को मिलाया, तो क्षार को मिलाते हैं, ये बन गया आपका क्षारीय जलीय विलयन। अब ये क्षारीय जलीय विलयन अम्लीय जलीय विलयन में कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या व्यवहार होता है, क्या इसका स्वभाव होते हैं। ठीक ना? जैसे क्षारीय जलीय विलयन में क्षारीय पदार्थ का क्या स्वभाव है, अम्लीय जलीय विलयन में अम्लीय का क्या स्वभाव है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक ना? देखिए जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन, यानी कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक अम्ल है बाबू HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालें, यहां पर आपके पास H2O है, H2O में आप क्या किए HCl के रूप में अम्ल को डालें, तो यहां पर जो पदार्थ बनेंगे ये हाइड्रोनियम बन जाएगा, H3O प्लस और Cl निगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो H3O का नाम होता है हाइड्रोनियम। तो आपसे कोई अगर पूछे कि हाइड्रोनियम का सूत्र क्या होते हैं तो H3O होता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल में अणुओं के साथ मिलकर रहता है। अतः हाइड्रोजन आयन सदैव हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। यह विद्युत का चालन करता है, किसी क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन जब जल में अणुओं के साथ मिलकर ये रहता है तो हाइड्रोजन H प्लस और हाइड्रोनियम H3O प्लस को दर्शाता है, यानी ये बनता है। यह विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी पास करने में ये मदद करता है। किसी क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। चलिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं नहीं? तो जल में कोई भी क्षारक पदार्थ घुल जाता है तो उसको हम क्षार कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? क्षार कहते हैं। तो अम्ल कोई भी पदार्थ में यानी पानी में अगर क्षारक पदार्थ घुल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये सब चीज आपको जरा सा याद रखना पड़ेगा, समझ गए?
बिना याद किए ये सब नहीं आपको काम चलेगा। एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है देखिए इसका आंसर क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। आप बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे, आज फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। 5